नमस्कार। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? कि बिहार के किस जिले में है प्रेमचंद रंगशाला जहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर होगा राजधानी पटना। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत हुई? हमने आपको कई बार जानकारी दिया कि नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य सरकार के द्वारा गजर कोथा अभियान की शुरुआत किया गया है? ये अभियान क्या है इसको लेकर हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दिया है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ये संबंधित है असम से। असम सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य मौजूदा समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है? ये जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है नीति आयोग की तरफ से, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो प्रश्न पूछा गया है बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि इस सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य मौजूदा समय यानी कि वर्तमान समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है विकल्प नंबर बी यानी कि अपना बिहार। अब इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात एमपीआई, जिसे ही शॉर्ट में कहा जाता है एमपीआई अर्थात इसका पूरा नाम होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना यह एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के नाम से जारी किया गया जो कि 12 मानकों के आधार पर ही जारी किया जाता है। नीति आयोग की तरफ से जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी हुआ, इस सूचकांक को जारी करने में कुल 12 मानक को आधार बनाया जाता है। इसी आधार पर यह रिपोर्ट जारी होती है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसके अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इस अवधि के लिए जो डेटा जारी किया गया, जो नवीनतम डेटा, इसमें जो बातें कही गई कि 2015-16 से लेकर 2019-21 के दौरान यहाँ पर भारत में कुल 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। तो ये डेटा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला हमारा पॉइंट है कि यह एमपीआई अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये दूसरा संस्करण है। हालांकि इसका संस्करण नवंबर 2021 में जारी किया गया था और आपको याद होगा इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी उस समय भी आपको दिया था। नवंबर 2021 वाला जब आप पीडीएफ देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अनुसार कि इस सूचकांक या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। हालांकि इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग और फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार का नंबर आता है जिसमें कि 2.25 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर हुए हैं। इस अवधि के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है जिसके जिक्र अभी हमने ऊपर किया। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बात करें जिसको लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रगति के बावजूद भी बिहार अभी भी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है। हालांकि इस सूची में या फिर इस कैटेगरी में, गरीब राज्यों की कैटेगरी में देखें तो इसके बाद झारखंड, उसके बाद मेघालय और उसके बाद उत्तर प्रदेश और साथ साथ मध्य प्रदेश का स्थान है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। टॉप 3 राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे स्थान पर मेघालय, वहीं पर चौथे व 5वें स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। एक जानकारी आपको दे दूं, एक नया सीरीज की शुरुआत हुई है चैनल पर। ये एक ऐसा सीरीज है जहां पर हम ऐसे तथ्यों के बारे में आपको बतलाते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में बतलाते हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल का ही संग्रह किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में जो भी हालिया आयोजित महोत्सव है इसको लेकर कंप्लीट जानकारी प्रश्न के आधार पर नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो विस्तृत वर्णन है वो हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। और फिर भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पटना में जो लेवल 20 अर्थात श्रम 20 की बैठक आयोजित हुई, इसको लेकर जानकारी दिया गया। विश्वकर्मा अवार्ड, जो 14वां विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में हमने आपको बताया, इसमें
पद्मश्री पुरस्कार 2023 बिहार के संदर्भ में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 बिहार सरकार को एनजीटी की तरफ से निर्देश दिया गया, साथ ही साथ कुछ जुर्माना भी लगाया गया है। ये जानकारी हमने आपको यहाँ पर दिया है। और साथ साथ एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पटना में या फिर बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने दिया है। मरचा चावल जो कि पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला, जो कि छठा कृषि उत्पाद है। इसके अतिरिक्त उद्यान निदेशालय की एक रिपोर्ट आई थी, स्पेशल रिपोर्ट है, जहां पर बहुत सारे तथ्यों का हमने जिक्र किया है। नो डाउट इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले 7th फेज शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा या फिर 69वीं या फिर इसके अतिरिक्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो मूल रूप से बिहार में आयोजित हो रहा है, अगर एग्जाम की तैयारी में आप लगे हैं तो ये आपको ध्यान रखना, ये बिहार की सारे प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये वीडियो में हम वैसे ही सीरीज को शामिल करते हैं या फिर वैसे ही टॉपिक को शामिल करते हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना होती है। इस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को बाद में जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहां 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, अर्थात राजगीर में। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में 1 महीना तक चलने वाला ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन 19 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर में किया गया। अगर आपसे यहीं पर जिला पूछा जाता है कि मलमास मेला का उद्घाटन अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में किया गया, तो एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर हो जाता ये होता नालंदा, क्योंकि राजगीर जो है ये बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि नालंदा जो है, नालंदा जिला जो है उसी का एक पार्ट है राजगीर। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, हालांकि हमने पहले भी कई दफा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो रोपवे संचालित है वर्तमान में कहाँ कहाँ ये रोपवे संचालित है। तो रोपवे जो संचालित है वर्तमान में 2 जगहों पर, एक तो है नालंदा जिले के राजगीर में और दूसरा है बांका जिले के मंदार में। वर्तमान में 2 रोपवे ही कार्यरत है, हालांकि इसके अतिरिक्त कई जगहों पर और भी रोपवे निर्माण का कार्य जारी है, ये ध्यान रखिएगा। और विकल्प नंबर सी में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ओराई हिंगना एक स्थान का नाम है, जो कि बिहार के पूर्णिया प्रमंडल के अररिया जिले के अंतर्गत आता है। ये ओराई हिंगना वही स्थान है जहां पर बिहार के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। इनकी एक रचना थी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम था बैला आंचल। हालांकि यहाँ पर हम ओराई हिंगना की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि अररिया जिले के ओराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल कर दिया है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो मेला या फिर जो उत्सव की बात हुई, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में एक ब्रीफ जानकारी आपको दे दूं। यहाँ से आपको सारी चीजें ध्यान रखना है कि जो हाल ही में आम महोत्सव आयोजित हुआ राजकीय स्तर पर, ये ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक आयोजित हुआ। हालांकि आम महोत्सव आमरस को लेकर आपको जानकारी दे दूं कि मास्को में ये आयोजित हुआ है भारत सरकार की तरफ से, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें आम महोत्सव की, तो आम महोत्सव आमरस का जो आयोजन हुआ ये मास्को में आयोजित हुआ था और ये जानकारी हमने आपको दिया था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया है राजकीय स्तर पर जो आम महोत्सव आयोजित हुआ 16 से 18 जून 2023 तक ज्ञान भवन पटना में। दूसरा महोत्सव है सूफी महोत्सव, ये पटना जिले के मनेर शरीफ में 22 जून 2023 को आयोजित हुआ। बाजरा महोत्सव की बात करें तो भोजपुर में ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव की बात करें तो गोपालगंज में पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा 15 और 16 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ। एक यहाँ पर है पक्षी महोत्सव कलरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुई के नागी नकटी में 15 से 17 जनवरी 2021 को ये पक्षी महोत्सव कलरव का पहला संस्करण आयोजित हुआ था और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि 22वें व मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और नीतीश कुमार को लेकर एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, मौजूदा समय तक नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और बिहार के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराया है। यह रिकॉर्ड अभी वर्तमान में नीतीश कुमार के नाम है, हालांकि इससे पहले यह रिकॉर्ड था बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है किन्नर महोत्सव से संबंधित, इसका आयोजन प्रेमचंद रंगशाला पटना में 14 जुलाई 2023 को किया गया। तो ये सारी बातें 2023 को लेकर खास करके आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है चाइना, अर्थात विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चाइना अर्थात चीन की एक निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है कि इसे गोबी रेगिस्तान में स्थित ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जूके 2 नामक या फिर नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार से देखें तो अपने दूसरे प्रयास में, यहाँ पर देखिए प्रयास ही गलत लिखा गया, आप लोग सुधार कर लेंगे। तो ये अपने दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला रॉकेट बन गया। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चाइना की जो निजी एरोस्पेस कंपनी है लैंड स्पेस, इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया कि अपने दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला रॉकेट बन गया, जो कि पूरी तरह से मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा ही संचालित है। तो इस प्रकार से इस दृष्टिकोण से देखें तो ये पहला रॉकेट है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है अपने दूसरे प्रयास में मीथेन और तरल ऑक्सीजन के द्वारा। अब यहाँ पर इसी से संबंधित एक मिलता जुलता फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले अप्रैल 2023 में बीजिंग, आपको ध्यान रखना टियानबिंग टेक्नोलॉजी एक कंपनी का नाम है, इसके द्वारा केरोसिन ऑक्सीजन से रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना, अप्रैल 2023 को लेकर यह न्यूज है, ये भी चाइना से ही संबंधित है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये बहुत ज्यादा खबरों में है और यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं, तो ध्यानपूर्वक सारी चीजों को देखिएगा। हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना है। जो नवीनतम रिपोर्ट है या फिर नवीनतम जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट है सिंगापुर का। जो आप यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं लाल कलर का, ये सिंगापुर के पासपोर्ट का तस्वीर है, या फिर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगापुर का ही पासपोर्ट है। अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को विस्तार से हम समझें, आपको यहाँ पर मूल रूप से ये ध्यान रखना है कि लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट डेटा रैंकिंग के अनुसार पिछले 5 साल में टॉप पर रहे जापान को पीछे छोड़कर सिंगापुर का पासपोर्ट 190 देशों में फ्री वीजा एक्सेस के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 5 साल से टॉप पर था जापान, और जापान को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर 190 देशों में फ्री वीजा एक्सेस के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। हालांकि वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी, इटली और स्पेन, जो कि कुल मिलाकर 190 देशों में फ्री वीजा एक्सेस के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी कि शक्तिशाली पासपोर्ट को लेकर जो सूची जारी हुई, इसमें अगर दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें संयुक्त तौर पर जर्मनी, इटली और स्पेन, ये तीनों देशों को संयुक्त तौर पर इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं पर तीसरे स्थान की बात करें जिसमें जो टॉप पर जापान रहा, वो अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और वही चीज यहाँ पर इस पॉइंट पर लिखा गया कि वहीं 189 देशों में फ्री वीजा एक्सेस के साथ तीसरे स्थान पर जापान सहित 7 देश हैं। हालांकि इसकी कंप्लीट सूची के बारे में यहाँ पर हम आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं भारत को कौन सा रैंक यहाँ पर मिला है। दरअसल भारतीय पासपोर्ट में 5 स्थानों का सुधार हुआ है और अब जो हालिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से जारी हुआ है, इसमें 80वें स्थान पर है अपना भारत का पासपोर्ट। और ये 57 डेस्टिनेशन या फिर 57 देशों में फ्री वीजा एक्सेस के साथ ये भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो नवीनतम जो डेटा है 2023 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, भारत के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने 5 स्थानों का सुधार किया है और वर्तमान में अपना भारत 80वें स्थान पर है, और साथ ही साथ 57 डेस्टिनेशन पर फ्री वीजा एक्सेस प्राप्त है भारतीय पासपोर्ट को। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि पूरी चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर इस माध्यम से देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर सिंगापुर को रखा गया और दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन, और तीसरे स्थान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस और जापान, साथ साथ साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग और स्वीडन, कुल मिलाकर 7 देश यहाँ पर नंबर 3 पर है। नंबर 2 की बात करें तो इस पे 3 देश हैं, और जो सिंगापुर है ये टॉप पर है, 1 देश है। तो ये कुल मिलाकर चीजें यहाँ से ध्यान रखना। ये जो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है दैनिक जागरण को, हमने वहीं से इस इमेज को यहाँ पर लाया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देता हूँ, जितने भी छात्र अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास को आप लोग फॉलो नहीं किए हैं, अगर करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी उस स्तर की नहीं है जो कि आपको एक प्रकार से संतुष्टि मिले कि करंट अफेयर्स की तैयारी हमारी बेहतर है और एग्जाम में हम बेहतर कर सकते हैं, तो अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है तो आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी है जिसमें जनवरी टू जून तक के बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह किया गया है। जो चैनल पर आप लोग क्लास को फॉलो करते हैं डेली करंट अफेयर्स का, उसी के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक इसमें प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आप इस पीडीएफ को यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए क्यूआर टैगिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में बीएमसी ने आवारा कुत्तों के
डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अहम पहल की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई है, तो ऐसे में इसके लिए इस कार्य को सफल तरीके से क्रियान्वित करने के लिए बीएमसी ने पॉवफ्रेंड.इन संस्था के साथ हाथ मिलाया है, यानी कि इस संस्था के साथ समझौता किया गया है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यह क्यूआर टैग अब उनकी डिजिटल पहचान बनेगी। अगर कोई कुत्ता खो जाता है या फिर अपने झुंड से कहीं और बिछड़ जाता है, तो उसकी भी जानकारी मिल सकती है। तो इस लिहाज से अभी हाल ही में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मुंबई हवाई अड्डे पर 20 आवारा कुत्तों को क्यूआर कोड टैग के साथ इसकी या फिर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तो मूल रूप से यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया और किसके साथ ये समझौता किया गया। ये दो चीजें यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां अवस्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इसको तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि वर्चुअली पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये तिथि कौन सी थी और किन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, ये सारी बातें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हम बात करें एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण लागत की, तो कुल लागत जो है लगभग 710 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो आपको मालूम है, हमने कई बार आपको बताया कि वर्तमान में भारत में राज्यों की जो संख्या वो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8, यानी कि मौजूदा समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। और इन्हीं 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसी की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। तो इसी लिहाज से यहाँ पर यह पॉइंट हमने लिखा कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में बसा द्वीप समूह है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो होगा ये है 7वां प्रश्न। तो ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित अ फुल्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सारिका भारद्वाज, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और जो बुक है अ फुल्स जर्नी, इसका कवर पेज या फिर इस बुक को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक अ फुल्स जर्नी के लेखक सारिका या फिर लेखिका सारिका भारद्वाज है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हालिया पुस्तक व उसके लेखक की, जो महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की 100% संभावना नजर आती है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। पहला है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक है रचना बिष्ट रावत। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, विपिन रावत के बारे में ये पुस्तक में लिखा गया है और विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इसको लेकर एक कंप्लीट वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा। और यहाँ पे हमारा दूसरा है एज गुड एज माई वर्ल्ड, इसके लेखक के.एम. चंद्रशेखर। तीसरा है वार एंड वुमेन, इसके लेखक M.A. हसन। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी। जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर। विनिंग द इनर बैटल के लेखक सेन वाटसन। जीते जी इलाहाबाद, इसके लेखक ममता कालिया। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इसके लेखक गोपाले बालकृष्णन। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इसके लेखक मिशेल ओबामा, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। एक और यहाँ पर है कलर्स ऑफ डिवोशन, ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई और इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया। इसकी लेखिका है अनीता भरत शाह। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र यानी कि साउथ जोन ने जीता है। बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यानी कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, विकल्पों के आधार पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है ये क्रिकेट से है। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि दिलीप ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाला एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है और हाल ही में साउथ जोन यानी कि दक्षिणी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट जोन को 75 रनों से हराकर 14वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये यहाँ से ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अभी हाल ही में साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 75 रन से हराकर 14वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट इसके पिछले संस्करण से संबंधित है। ये पिछला संस्करण के बारे में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल मैच में वेस्ट जोन, जो कि इस वर्ष का रनर अप रहा, तो वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से हराकर खिताब पर कब्जा किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पिछले संस्करण के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि पिछले संस्करण में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया था। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर यह भी है, आपको ध्यान रखना कि तब से अब तक दिलीप ट्रॉफी के
61वां संस्करण आयोजित हो चुका है। यानी कि ये जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, ये इसका 61वां संस्करण था। और आपको ध्यान रखना है, इसके इतिहास में यानी कि दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में वेस्ट जोन ने सर्वाधिक 19 खिताबों के साथ कह सकते हैं सबसे सफल टीम, यानी कि सबसे अधिक बार वेस्ट जोन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। उसके बाद दूसरी सफल टीम है 28 खिताब के साथ नॉर्थ जोन, और तीसरी सफल टीम है साउथ जोन, जो कि इस वर्ष का विजेता है 14 खिताब के साथ। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। दिलीप ट्रॉफी के बारे में अगर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो हमें लगता है कि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट के बारे में कुछ चीजें आपको ये बता दूं। जैसे कि हाल ही में आईपीएल 2023 का जो आयोजन हुआ पुरुष वर्ग का, ये इसका 16वां संस्करण था। इसका विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग, जो कि 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। हालांकि एक और टीम है जो इस उपलब्धि यानी कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया, वो है मुंबई इंडियंस। और 2023 का जो विजेता रहा ये रहा गुजरात टाइटंस। और कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि सबसे ज्यादा रन के लिए जो ऑरेंज कैप का खिताब मिला वो शुभमन गिल को मिला। सर्वाधिक विकेट के लिए जो पर्पल कैप का अवार्ड मिला ये मोहम्मद शमी को मिला। मोस्ट वेलेबल प्लेयर का खिताब शुभमन गिल को, कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड राशिद खान को, तो फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। तो इतनी सारी जानकारी ये मेंस कैटेगरी में जो आईपीएल का है उससे संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त विमेंस कैटेगरी का भी कह सकते हैं WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग भी आयोजित हुआ था 2023 में। ये इसका सीजन 1 था, जिसका विजेता रहा मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को जरूर पढ़ लीजिए। इसे फिलहाल स्किप करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में, जो 2022 वाला जो संस्करण था, जो कि 8वां संस्करण था। और इस खिताब को इंग्लैंड ने अपने नाम किया पाकिस्तान को हराकर। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस प्रतियोगिता का जो मेजबान था वो था ऑस्ट्रेलिया। तो इस लिहाज से देखें तो इंग्लैंड इस खिताब को यानी कि आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम कर चुका है। एक बार इसका तीसरा संस्करण में जो 2010 में आयोजित हुआ, और एक बार इसका 8वां संस्करण में जो 2022 में आयोजित हुआ। हालांकि इंग्लैंड के अतिरिक्त एक और टीम है वेस्ट इंडीज, जो 2 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। भारत के संदर्भ में यह ध्यान रखें कि इसका जो पहला संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हुआ था, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर अपने नाम किया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा नवा प्रश्न है कि किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एंड्रिक तयाना 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि अर्जेंटीना। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 17 जुलाई 2023 को अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एंड्रिक तयाना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। और 18 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में व्यवहारिक विचार विमर्श किया। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना ने 8,675 करोड़ रुपए में स्वदेशी तेजस मार्क 1A विमान और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदेगा। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चूंकि अर्जेंटीना की बात हुई तो अर्जेंटीना के बारे में अहम जानकारी यह है कि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया। फीफा का जो पिछला संस्करण था 2022 वाला, ये अर्जेंटीना ने तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। हालांकि इसको लेकर हमने कंप्लीट जानकारी दिया था और उसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया कि अर्जेंटीना टीम 5 बार फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। हालांकि 3 बार इसने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें कि पहली बार 1978 में, दूसरी बार 1986 में और तीसरी बार अभी हाल ही में 2022 में। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और तंजानिया को लेकर यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं, तंजानिया को लेकर हमने आपको जानकारी दिया कि आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित करने को लेकर समझौता किया था। लेकिन इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको दिया था कि आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली ने, ये दूसरा आईआईटी संस्थान है जो कि भारत के बाहर, आपको ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की। तो भारत के बाहर अगर बात करें इस परिसर की स्थापना की, तो पहला तो है आईआईटी मद्रास जो कि तंजानिया में स्थापित करेगा, दूसरा आईआईटी दिल्ली जो कि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा, और इसको लेकर समझौता भी हो चुका है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे में चीनी सीमा के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन ग्राजिंग यानी कि चराई उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें, चाचिन ग्राजिंग जो उत्सव है ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, और ये बामोला दर्रा के पास चीनी सीमा के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा सेलिब्रेट किया गया। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 15 नवंबर के 14 से 15 जुलाई ये 2 दिवसीय आयोजन था जो कि यहाँ पर आयोजित हुआ। अब यहाँ पर हमारा अगला है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार व उत्सव के बारे में। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि रेह महोत्सव, लोसार महोत्सव, तमलाडू महोत्सव, सागा दाव महोत्सव, मोपिन महोत्सव और सोलुंग महोत्सव। ये कुछ ऐसे महोत्सव हैं जहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हुए।
नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, बताएं वे कौन थे। देखिए यहाँ पर विकल्पों के आधार पर जो इसका राइट आंसर है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर और ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि कैंसर से पीड़ित प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर का 17 जुलाई 2023 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थी। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनका जन्म 17 मई 1943 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की चर्चा हुई तो ऐसे में महाराष्ट्र से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है, वो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में या फिर महाराष्ट्र में अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है। यह हाल ही का 2-3 दिन पहले का है न्यूज है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में इसकी शुरुआत की गई है पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां के बाद 12वां प्रश्न होगा कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि समीना सिंह। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक समीना सिंह को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया है। और यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में काम करती है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा जो बाइडेन से संबंधित कि वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है जिस समय अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं यह है जो बाइडेन। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है कि पहला जो राष्ट्रपति था अमेरिका का यह था जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। जितने भी छात्र करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से, आपको चाहिए कि करंट अफेयर्स का आप लोग टेस्ट भी करें। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये क्विज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एकदम से निःशुल्क है, ये हमेशा से निःशुल्क रहा है। आपको किसी भी प्रकार के कोई शुल्क इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी मेकर ऐप को जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पर आपको करंट अफेयर्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा। वहां पर अब तक 2021 से अब तक का सारा डेली करंट अफेयर्स का जो कर सकते हैं क्विज है वो डाला गया है, जिसमें हजारों विद्यार्थी डेली पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह देखते हैं उसी प्रकार से वहां पर ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, वहां पर इसके अतिरिक्त सभी टेस्ट को जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप वहां पर देख पाएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। यहाँ पर 3 प्रश्न है आज की इस वीडियो में भी। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया। दूसरा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हाल ही में हरेला पर्व मनाया गया। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। ये कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक सारी चीजों को अवश्य लिखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।